स्कॉलरशिप वगैरह तो कर लगी। सही है, फिर छाड़ देते हैं आगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है वैसे। टेस्ट होता है उसका। 8th सेमेस्टर के बाद किस बेस के ऊपर? चले ट्रांसलेट कर बेटी सुन रहे हैं लगा रहे कि वो जो एक चीज रूल्स के अकॉर्डिंग
आज का हम लोगों का लेक्चर है अबाउट रिहेबिलिटेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी पीरियडाइजेशन की। पीरियडाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। ठीक है, इन रिहेबिलिटेशन और इन मैनेजमेंट ऑफ एथलीट्स आफ्टर एन इंजरी। ठीक है, और अगर हम उनको कोई भी ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं बिफोर कंपटीशन, तो उसके लिए पीरियडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी को बाकी जितनी भी फिजिकल थेरेपी की सब फील्ड्स हैं उनसे डिफर करती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन। ठीक है, टुडेज आवर लेक्चर नंबर 10। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द रिहेबिलिटेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिहेबिलिटेशन क्या है और हमें रिहेबिलिटेशन में किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, तो अगर हम रिहेबिलिटेशन को देखें, सिंपली रिहेबिलिटेशन हमसे क्या चाहती है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। ठीक है, रिहेबिलिटेशन हमसे ये चाहती है कि हमारे पास मोस्ट नॉलेज होना चाहिए किन का, इलनेसेस का, इंजरीज का, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज का, इलनेसेस का। ठीक है, और उनकी मैनेजमेंट का। ठीक है, और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन हमसे ये चाहती है कि हमारे पास एक तो वास्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इंजरीज का रिलेटेड टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। ठीक है, और हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें अप्लाई कैसे करना आना चाहिए, एप्लीकेशन का हमें तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन जो है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सक्सेसफुल कब होती है? तब होती है जब आपने प्रोग्रेसिव प्लान बनाया होता है हर इंडिविजुअल का। ठीक है, मतलब आपने एक प्रोग्रेसिव प्लान, एक इंडिविजुअल प्लान बनाया हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लान क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोग्रेस करना है। ठीक है, मैनेजमेंट को उसकी, ठीक है, उसको फर्दर इंजरीज से बचाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोग्रेशन करनी है, उसकी स्ट्रेंथ की, उसकी इंड्योरेंस की, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, जो भी उसके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि आपने जितनी भी इंजरीज हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपने इंक्लूड करना है। लेट्स से कि एक इंजरी है पेशेंट को, किसी भी एथलीट को। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसके टिश्यूज को अकोमोडेट करना है कि सबसे पहले मैंने इस चीज़ को टारगेट करना है, उसके बाद मैंने इस चीज़ को टारगेट करना है, उसके बाद मैंने इस चीज़ को टारगेट करना है। लेट्स से इफ देयर इज अ फ्रैक्चर, तो हम सबसे पहले किस चीज़ को करेंगे इंक्लूड कि हमने बोन को हील होने देना है। हमारा तब तक कोई फोकस नहीं होता ना मसल्स के ऊपर, ना हमारे लिगामेंट्स के ऊपर, ना हमारे कैप्सूल्स पर। हमारा ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर होता है कि हमारी बोन हील होनी चाहिए। बोन हील हो जाएगी तो फिर हमारा फोकस क्या होगा कि अब हम उसकी मसल्स को इंक्लूड कर लें। ठीक है, मसल्स इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर हमारी फोकस क्या होगा कि हम उनके लिगामेंट्स को, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसकी स्किन को, कॉस्मेटिक अपीयरेंस को। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सक्सेस रिहेबिलिटेशन की जो सक्सेस है, ठीक है, इट विल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से एक इंडिविजुअल प्लान तैयार करते हो। ठीक है, इंडिविजुअल प्लान का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 25 प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो आपने उन सब के लिए एक इंडिविजुअल प्लान तैयार करना है। अगर मल्टीपल इंजरीज हैं, मल्टीपल एथलीट्स इंजर्ड हैं, तो हर किसी के लिए एक इंडिविजुअल प्लान। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने प्रोग्रेसिव प्लान बनाना है। ये नहीं कि आपने फ्रॉम द डे वन, क्योंकि जी ये एथलीट है, फ्रॉम द डे वन आपने उसको हाई इंटेंसिटी, हाई वेलोसिटी एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपने उसकी प्रोग्रेशन करनी है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज के आपने अकोमोडेट करना है, डे बाय डे आपने उसके टिश्यूज को टारगेट करना है। ठीक हो गया। नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हमारा नॉर्मली भी अगर हम एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट, ठीक है, एज अ क्लिनिशियन, ठीक है, हम देखें तो हमारी फिजिकल थेरेपिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करना है। हम एज अ क्लिनिशियन ये कह देते हैं कि वी हैव टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वी हैव टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एज अ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने स्ट्रेंथ को और इंड्योरेंस को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, वहां पर हम क्या कह देते हैं कि हम लोगों ने मसल्स की टोन को बेहतर करना है, हमने मसल्स की एक्टिवेशन को बेहतर करना है। ऐसे ही है ना? ठीक है,
जो आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक स्टेजेस में मैनेजमेंट पढ़ाई जाती थी, उसमें यही होता था ना कि ये एक्यूट स्टेज में आपने क्या करना है, ठीक है, प्रोटेक्शन फेज है, और सब एक्यूट फेज में कंट्रोल्ड मोशन फेज है, एंड द लास्ट वन इज कि आपका फंक्शनल रिटर्न टू फंक्शन फेज है, ठीक है। सो द लास्ट वन इज, ठीक है, कि आपने प्रोप्रियोसेप्टिव कंट्रोल बेहतर करना है, बैलेंस बेहतर करना है, ठीक है, सही है। और हम भी अल्टीमेटली किसकी तरफ जाते थे कि आफ्टर range of motion has been improved after the as the muscles have been improved in their tone, ठीक है, अब हम किसकी तरफ लेकर जाएं, उनकी फ्लेक्स स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। जो जॉइंट इंजर्ड हुआ है या जॉइंट के राउंडिंग जो टिश्यूज इंजर्ड हुए हैं, अब हम क्या करें, उस जॉइंट को स्टेबल करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या है कि we have to provide the we have to improve the proprioception, we have to improve the stability of the individual as a whole, ठीक है, सही है। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है। नाउ rehabilitation depends on further 3 aspects, that it must be a systematic, ठीक है, it must be functional and it must be progressive, ठीक है। systematic means कि आपने सिस्टम वाइज आपने क्या करना है, एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाना है, ठीक है। सिस्टम वाइज मींस मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियो, यस, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, ठीक है, पल्मोनरी इंड्योरेंस को बेहतर करना है, ठीक है। सो दैट इज अ सिस्टमैटिक प्लान, ठीक है। और प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फंक्शनल मींस के उसकी स्पोर्ट स्पेसिफिक आपने फंक्शनल को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो इट मस्ट बी सिस्टमैटिक, प्रोग्रेसिव एंड फंक्शनल, ठीक है। अब वो कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन, इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ केयरफुली कंसिडरिंग द की कंपोनेंट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड कौन सी इंजरीज हुई हैं, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है कि आपने मैनेजमेंट करनी है, एडिक्वेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। आपको इंजरीज का पता चल गया है, आपने एडिक्वेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है ताकि फर्दर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ना हो सकें। अब फ्रॉम दैट टाइम जब इंजरी हो जाती है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम जब इंजरी हो जाती है, आपकी रिहैबिलिटेशन वहां से स्टार्ट हो जाती है एक स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट की। क्लिनिशियन के पास एक्यूट स्टेज में भी पेशेंट आ सकता है, सब एक्यूट में भी आ सकता है, क्रॉनिक स्टेज में भी आ सकता है, ऐसा होता है ना, क्लिनिशियन के पास फिर उससे भी टाइम आ सकता है। लेकिन स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट के पास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम, फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टाइम और सेकंड, ठीक है, जब इंजरी हो गई है, आपके सामने है एथलीट के, वहां पर उसको इंजरी हुई है, और अब आपने क्या करना है, उसकी इंजरी की मैनेजमेंट उसी टाइम स्टार्ट कर देनी है ताकि फर्दर इंजरीज ना हो सके, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप उसको ऑफ द फील्ड नहीं बुलाओगे, वो तो अपनी कंटिन्यू करेगा ना स्पोर्ट्स को, और अगर वो कंटिन्यू करेगा तो वही जो उसकी इंजरी है वो क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कॉल हिम और हर ऑफ द फील्ड, ठीक है, और आपने उसकी फर्दर एडिक्वेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है ताकि ड्यूरिंग दैट स्टेज फर्दर इंजरीज से बचा जा सके, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि आपने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पेशेंट की, एथलीट की, ठीक है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके जो मैनेजमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिसकी वो टीम है, लेट्स से, ठीक है। और थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर, वो होती है आपके कोच की तरफ से, ठीक है, कि कोच की भी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप कितनी देर में ये बेहतर कर देते हो इस इंडिविजुअल को या इस एथलीट को, ठीक है। तो द एवरी प्लेयर, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट, ही और शी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द टीम। ऐसे ही है ना, कोई भी प्लेयर आप नहीं कर सकते हो कि जी ये प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है तो खैर है, इसको इंजरी को खैर है, इसकी इंजरी को आप जितना मर्जी डिले कर दो, ऐसा तो नहीं ना होता। हम क्या करते हैं कि हमें तीनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द प्रोटोकॉल, केयर प्रोटोकॉल मस्ट बी एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वन, ठीक है। अच्छा, सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन के लिए जरूरी क्या है, गोल प्लानिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, ठीक है। आप जितने अच्छा गोल बनाओगे, गोल प्लानिंग करोगे, उतनी अच्छी आपकी सक्सेसफुल
आपकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने सिंपली कि जो रिहेबिलिटेशन है डिपेंड्स ऑन द फोर अदर फील्ड्स, दैट वन स्ट्रेंथ एंड पावर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है, एजिलिटी एंड क्विकनेस, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, सही है। सो ऑल दीज फोर फैक्टर्स दे आर इंक्लूडेड इन रिहेबिलिटेशन। सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड पावर बेहतर हो जाए, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड पावर बेहतर हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, एजिलिटी एंड क्विकनेस आनी चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, और बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी फर्दर वो है आप कह लो एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले आपके पास जो पेशेंट आ जाता है, ठीक है, आपने पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होता है कि क्या हीलिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई। लेट्स से अगर हीलिंग कंप्लीट हो गई है तो फिर आप फर्दर नेक्स्ट स्टेज पर जाते हो, तो फिर है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, सही है। रेंज ऑफ मोशन के इंप्रूव होने के बाद आप फर्दर की तरफ जाते हो, फिर जो इंजर्ड एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हों, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हों, तो क्या वो इंजर्ड एरिया उन फोर्सेस को बेयर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। फिर अगला का स्टेप है, ठीक है, कि एथलीट जो है he or she is able to perform the sport specific activities with that injured area, ठीक है, सही है। पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से मुराद क्या है कि वो स्पोर्ट्स उस सिचुएशन में नहीं आया, लेकिन आपने सिंपली क्या करना है, लेट्स से एक इंडिविजुअल है जो कि किकिंग परफॉर्म करता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो आप उसको उस ग्राउंड में नहीं लेकर आए हो, आप सिंपली उसे खड़े होकर किकिंग एक्टिविटीज करवा रहे हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, कि वो अपने इंजर्ड एरिया को यूज कर सकता है किकिंग एक्टिविटीज के लिए या नहीं कर सकता। फिर आप उसको फर्दर उस ग्राउंड में लेकर आ गए जहां पर उसने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल कि जी आपका पेशेंट एबल है कि वो उस स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकेगा विद दैट इंजर्ड एरिया, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि क्या वो कंपीट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो कंपटीशन जो है वो आपका उसमें भी आ सकता है जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, रिगार्डिंग स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, ठीक है, क्या वो उस ट्रेनिंग में compete कर सकता है अपने जो रिलेटेड उसके एडजेसेंट जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, क्या उनके साथ वो compete कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ द रिहेबिलिटेशन कॉन्सिडरेशंस, रिहेबिलिटेशन में आपके पास 4 कॉन्सिडरेशंस हैं, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। वो रिहेबिलिटेशन को आप उसको कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन जो है वो डिपेंड करती है 4 चीजों के ऊपर। मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, मल्टीपल डिसिप्लिन है ना उसमें, ठीक है, पावर भी है, इंड्योरेंस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बैलेंस भी है, एजिलिटी भी है, क्विकनेस भी है, सो दे ऑल दीज आर मल्टीपल डिसिप्लिन, ठीक है। दीज आर रिहेबिलिटेशन कंसीडरेशंस, ठीक है, कि आपने किस किस चीज को मद्देनजर रखना है ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन। The first one is SINS and SOAP, ठीक है। Obviously सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आपका प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। बल्कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कहते हैं, थर्ड ए से असेसमेंट कहा जाता है, टी से फॉर प्लानिंग ऑफ द केयर, ठीक है। SINS क्या है कि व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, इंटेंसिटी, नेचर क्या है, पेन की सीवियरिटी क्या है, पेन का स्केल क्या है, सॉरी सिम्टम्स क्या हैं, सेम एज फॉर सीवियरिटी, इंटेंसिटी, नेचर एंड फर्दर इज के जी आपके सिम्टम्स क्या हैं, फर्दर और क्या सिम्टम्स हैं, तो आपने इनको कंसिडर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ठीक है, आपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग को कंसिडर करना है, कोच एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर करना है ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन, एंड द लास्ट वन इज एथलीट मेंटालिटी, ठीक है। एथलीट की मेंटालिटी को भी आपने कंसिडर करना है, व्हाई एथलीट मेंटालिटी इज इंपॉर्टेंट। और अगर मैं खुद में इतना कॉन्फिडेंस
उसको लगे कि मैं नहीं कर सकता तो आप उसे जो भी प्लान है वो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, वो खुद से एफर्ट्स करेगा तो ठीक है। यस, एथलीट्स में ये बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है कि सबसे पहले वो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि मुझे इंजरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दे आर एथलीट्स, ठीक है। सबसे पहले वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमें इंजरी हो सकती है, और वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमें इंजरी हो गई है, अब हम उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। नाउ दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेट अ पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन, ठीक है। और अगर वो उस अपनी स्ट्राइविंग में कामयाब हो जाएं तो वही जो उसकी इंजरी होगी वो फर्दर उसको डिसेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ। और हम क्या चाह रहे होते हैं कि ये जितनी भी कोशिशें कर रहा है दोबारा पार्टिसिपेशन की, ये पार्टिसिपेट ना कर पाए, ठीक है। सही है। क्यों? क्योंकि इसको इंजरी है, हमें पता है इसको इंजरी है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हम उसकी इंजरी को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपको इंजरी है, इसके क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं अगर आप अपनी कंपटीशन से पीछे नहीं हटोगे तो, ठीक है। नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, ऑब्वियसली आप सबको पता है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए हम लोग जिस फिजियोलॉजिकल फिनोमिना को यूज करते हैं डेट इज ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ठीक है। ऐसे ही है ना, ऑटोजेनिक इनहिबिशन को यूज करते हैं। उन्होंने सिंपली एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि आपने अगर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग परफॉर्म करवानी है तो आपका होल्ड मोर देन 30 सेकेंड्स का होना चाहिए, रेपिटेशन 3 to 5 टाइम्स आपने करवानी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या करवा सकते हैं? स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स करवा सकते हैं, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स यूज करवा सकते हैं, दैट वन इज होल्ड रिलैक्स, ठीक है। सिंपली अगर आप होल्ड रिलैक्स करवाओ या फिर होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये सारी जितनी भी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स हैं, ये एक्चुअली क्या करती हैं, आपकी पेन को मैनेज करने की भी के लिए भी हेल्पफुल हैं, ठीक है। और इनका सबसे ज्यादा दे आर मच मोर बेटर एज कंपेयर टू स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग पेनफुल हो सकती है, पीएनएफ टेक्निक्स इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं होती हैं एक्यूट स्टेजेस में, ठीक है। अब एक रिसर्च है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करवाते हो तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग का नेगेटिव इफेक्ट होता है आपकी पावर के ऊपर, ठीक है, आपकी इंड्योरेंस के ऊपर। क्या कहा है? जो आपकी स्ट्रेचिंग्स हैं उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है पावर के ऊपर और आपकी इंड्योरेंस के ऊपर, मतलब वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है आपकी पावर को और इंड्योरेंस को। तो वो क्या कहती है रिसर्च कि आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग दैट एक्यूट स्टेज ऑफ इंजरी या एक्यूट स्टेज मैनेजमेंट की जो एक्यूट स्टेज है उसमें आप मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर लो। ये ना हो कि जब आपने फर्दर स्टेजेस में जो रिटर्न टू फंक्शन फेज है, जब आपने वहां पर इंड्योरेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहे होते हो या पावर एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहे होते हो, तब आप फोकस करते फिर कि जी अब तो इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रह गई थी और हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। तब रिक्वायरमेंट किसकी है? इंड्योरेंस और पावर की। फ्लेक्सिबिलिटी की कब जरूरत है? ड्यूरिंग द इनिशियल मैनेजमेंट फेज। अगर मैक्सिमम आप फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल कर लेते हो तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको फर्दर लेटर स्टेजेस में, लेटर फेजेस में उतना फोकस नहीं करना पड़ता फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पर। फिर आपका सारा फोकस किसके ऊपर होता है कि आप पावर को टाइम दो, इंड्योरेंस को टाइम दो या स्ट्रेंथ को टाइम दो। समझ आ गई यहां तक? ठीक है ना। वो कहते हैं जिस तरीके से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रोग्रेस करते हो, आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी को भी स्टेप बाय स्टेप आपने इंक्रीज करना है, इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस को भी इंक्रीज करना है, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ठीक है, बैलेंस, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सबके जॉइंट्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ है कि आपको जॉइंट की पोजीशन की भी सेंस आती है, ठीक है, और आपको जॉइंट की मूवमेंट की भी सेंसेशंस आती हैं इन द 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। 3 डायमेंशनल प्लेन की जब बात आती है तो हम बात किसकी करते हैं? स्पेस की, ठीक है। स्पेस
आपके यहाँ पे अर्थ पे डेट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। स्पेस अगर आप मतलब के अपनी लिम्ब को हवा के अंदर मूव करते हो विदाउट टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, तो डेट इज अ 3 डायमेंशनल प्लेन। आप किसी भी एक्स वाई और जी एक्सिस में मूव कर सकते हो एंड डेट इज वो वहां पर जो आपके जॉइंट्स को सेंसेशन या पोजीशन का पता चल रहा होता है वो किस वजह से पता चल रहा होता है, क्योंकि आपकी प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर है। आपके जॉइंट्स के आर्टिकुलर कार्टिलेज, आपके जॉइंट्स की लिगामेंट्स, ठीक है, दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। नाउ जहां पर भी इंजरी होती है, ठीक है, वहां पर सबसे पहला एक इफेक्ट आता है कि जी जो प्रोप्रियोसेप्शन कैरी की जा रही होती है वो प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाती है, वो कैरी नहीं करता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद ही कैरी नहीं करता, क्योंकि उस टाइम उसको सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है कि उसने इंजरी के एरिया को लोकलाइज्ड रखना है, ठीक है, फोकल एरिया के ऊपर उसने रखना है, उसको स्प्रेड नहीं होने देना। अगर तब भी प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करता रहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो क्या होता है कि पेशेंट अपनी उसी इंजरी को क्या कर बैठता है, स्प्रेड करवा बैठता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ही कोई इंजरी होती है तो प्रोप्रियोसेप्शन को फौरन से लॉस कर देता है और पेन के स्टिमुलस को सिर्फ कैरी करता है, सिर्फ पेन के स्टिमुलस को, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब वहां पर पता नहीं क्या हो रहा है, उनको बंदा समझा, पता नहीं कोई चीज उठा रहे हैं। खैर, पेन के स्टिमुलस को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से आपकी प्रोप्रियोसेप्शन जब पहले द डे 1 खत्म होती है, उसके बाद जब तक इंजरी हील नहीं हो जाती तब तक वो खत्म ही रहती है। अब हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है बैलेंस की? इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि फ्रॉम दैट टाइम जब हीलिंग हो जाएगी और पेशेंट बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो उसे बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसरी लॉस खत्म हुआ, सेंसेशन जो है वो लॉस हुई हुई, काइनेस्थेटिक सेंसेशंस, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस लॉस हो गई। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, ठीक है। अब प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग किसके थ्रू हो सकती है? अनइवन सर्फेसेस में हो सकती है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमें ऐसे चप्पर एक्सट्रीमिटी के लिए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है प्रोप्रियोसेप्शन की। हमें लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए, हमें ट्रंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ट्रंक के लिए हम लोग जिम बॉल एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं। बॉल के थ्रू हम सिंपली बॉल को रखें, ठीक है, ट्रंक की बैक के ऊपर और हम मूव करें बॉल को, ठीक है, और हम उसके ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे पहले बॉल का साइज बड़ा था, डायमीटर बड़ा था, हम उसको डायमीटर को कम करते जाएं, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर प्रोग्रेसिंग दैट प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, ठीक है ना। डे बाय डे हम उस प्रोप्रियोसेप्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है, ठीक है। सो देयर आर 2 मैकेनिज्म्स, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म्स एंड फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म, ठीक है। वो कहते हैं जो फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है प्रोप्रियोसेप्शन का, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब क्या है कि जो भी फोर्सेस पहले एक्सटर्नल फोर्सेस रिएक्ट उस एरिया के ऊपर टारगेट होती रही हैं, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन फोर्सेस के लिए क्या है, प्रिपेयर्ड है, ठीक है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स वैसी इंप्लीमेंट होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फौरन से मसल्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है प्रिपेरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब मसल्स को प्रिपेयर किया होता है उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। द फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म इज, ठीक है, कि जो इंजरी हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाए, मसल्स को बेहतर किया जाए, ठीक है। या सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दैट इज अ फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म, ठीक है। अब जितनी भी रिफ्लेक्स आपके पास मसल टाइटनेस आती है आफ्टर एन इंजरी, ठीक है, वो किसकी थ्रू आती है, फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू।
ठीक है। रिएक्टिव मसल्स जो हैं, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन अ फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म, ठीक है, कि जैसे ही स्टिमुलस आएगा मसल्स क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, कहते हैं अब यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है किस तरीके से। वो कहता है एक इंडिविजुअल है जिसका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर्ड हो गया, ठीक है। एसीएल क्या करता है, टिबिया के एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, एंटीरियर ट्रांसलेशन को। अब वो क्या कहता है अगर एक इंडिविजुअल है जिसका एसीएल रप्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है, उसने अपने एसीएल को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैमस्ट्रिंग मसल्स को प्रिपेयर कर लेता है कि आपने एंटीरियर ट्रांसलेशन को, टिबिया के एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। सो दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। एसीएल की इंजरी हुई है, हो गई, एसीएल रप्चर हो गया कंप्लीट, और उसके काफी अर्से के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने किसको प्रिपेयर करना शुरू किया है, उस हैमस्ट्रिंग मसल को प्रिपेयर करना शुरू किया कि आपने अब एंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। स्टैटिक ट्रेनिंग हो सकती है और डायनामिक ट्रेनिंग हो सकती है प्रोप्रियोसेप्शन में, ठीक है। स्टैटिक मींस कि आपने एक जगह पे खड़े होकर अपने स्ट्रंग को बेहतर करना है या अपनी फर्दर एक्टिविटीज, मतलब जैसे सिंगल लेग स्टैंडिंग है, ठीक है, और डबल लेग स्टैंडिंग है, ठीक है, या स्टैंडिंग है और स्टैंडिंग के साथ आप अपनी अपर एक्सट्रीमिटी को यूज कर रहे हो, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब जो बॉल होती है, बॉल को आप उठा के वॉल की तरफ करते हो, थ्रो करते हो, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग। और जो डायनेमिक है, आप उसमें क्या करोगे, वॉक करने की कोशिश करोगे अनइवन सरफेस के ऊपर, आप रनिंग करने की कोशिश करोगे ऑन द अनइवन सरफेस, ठीक है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक। ऑब्वियसली हम प्रोग्रेस स्टार्ट करवाते हैं स्टैटिक से और फिर प्रोग्रेस करते हैं टुवर्ड्स द डायनेमिक वन। अच्छा, यहाँ पर ये टेस्ट हैं जो कि हम लोग करवाते हैं, ठीक है। ये हम एक्सरसाइजेस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये हम टेस्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि ताकि हमें पता चले कि ये प्रोप्रियोसेप्शन कितनी बेहतर हुई। और वो कहते हैं सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है दैट इज स्टैंडिंग, ठीक है। हम इसमें वेरिएशन क्या लेकर आ सकते हैं, डबल लेग लेकर आ सकते हैं या सिंगल लेग, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अगर पेशेंट की प्रोप्रियोसेप्शन कम है तो हम डबल लेग पर रखेंगे, अगर ज्यादा बेहतर हो रही है तो हम सिंगल लेग पर लेंगे। फर्दर प्रोग्रेशन कैसे हो सकता है कि हम उसके ऊपर लोड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और रिग्रेशन मींस टू मूव बैकवर्ड, डबल लेग है तो सिंगल लेग है तो हम डबल लेग की तरफ मूव कर जाएं, सिंगल लेग से वापस डबल लेग पर आ जाएं, तो दैट इज अ रिग्रेशन। या फिर रिग्रेशन क्या है कि सीटेड आइसोमेट्रिक होल्ड्स करवाएं, ठीक है, पेशेंट को कहें कि वो पुश करे अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी से ऑन द फ्लोर, ठीक है, सही है, या अपनी ट्रंक से पुश करें ऑन द सीट, दैट इज सीटेड आइसोमेट्रिक होल्ड, सो दैट इज अ रिग्रेशन। सेकंड क्या है, क्वार्टर स्क्वाट्स, ठीक है। अगर मैं वॉल के साथ खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और मैं इतना फ्लेक्स करूं कि मेरे जो नीज हैं वो 90 डिग्री पर चले जाए, मतलब मेरी एक पोजीशन वो बन जाए जो एक सीट होती है वैसे मेरी 90 डिग्री पर नी और हिप 90 डिग्री पर फ्लेक्स हो जाए, तो दैट इज अ कंप्लीट स्क्वाट। 45 डिग्री पर क्या होगा, हाफ स्क्वाट हो जाएंगे, और 45 का हाफ क्या हो जाएगा, दैट इज अ क्वार्टर स्क्वाट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई क्वार्टर स्क्वाट के लिए हम लोग क्या करते हैं, या हम डबल लेग पर या हम सिंगल लेग पर, ठीक है, दैट इज अ वेरिएशन। प्रोग्रेशन हमने करनी होती है, हम वेलोसिटी को चेंज कर दें, इंक्रीज कर दें, तो दैट विल बी प्रोग्रेस। और रिग्रेशन क्या है, असिस्टेड बॉल स्क्वाट। हम बॉल स्क्वाटिंग के लिए हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं बॉल को, पेशेंट स्क्वाटिंग में जाए और जो बॉल हो वो पुश हो जाए, और फिर बॉल फर्दर क्या करे, उसको एक पुश करे, असिस्ट दे, ताकि वो स्टैंड हो सके। थर्ड वन इज हाफ स्क्वाटिंग, ठीक है। हाफ स्क्वाटिंग ऑब्वियसली जो 45 डिग्री की स्क्वाटिंग होगी उसको हाफ स्क्वाटिंग कहेंगे। वेरिएशंस उसमें भी डबल लेग और सिंगल लेग की आ सकती है। आप उसमें लोड को भी इंक्रीज कर सकते हो और वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। क्वार्टर स्क्वाट क्योंकि बेसिक थी, उससे हम फर्दर अगर प्रोग्रेस करें टुवर्ड्स द हाफ स्क्वाट, तो हम उसमें
वेलोसिटी को भी ज्यादा कर सकते हैं हम, उसमें लोड को भी ज्यादा कर सकते हैं। और रिग्रेशन क्या होगा कि हम फर्दर पीछे चले जाएं, क्वार्टर स्क्वाट की तरफ चले जाएं। अब लास्ट में क्या है, जंप एंड होल्ड, होप एंड होल्ड, ठीक है। सिंपली मैं जंप करूं पहले एक स्टेयर, इस स्टेयर के ऊपर, ठीक है, और होल्ड करूं अपनी नई पोजीशन को, ठीक है, और उसके बाद मैं जंप करूं हायर सीट की तरफ, ठीक है, और उस पर भी होल्ड कर जाऊं, तो दैट इज अ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वेरिएशन इसमें भी डबल एक्स सिंगल एक्स की वेरिएशन हो सकती है। इंक्रीज हाइट ऑफ बॉक्स टू जंप ऑफ और इंक्रीज डिस्टेंस जंप, ठीक है। मैंने जैसे हाइट की एग्जांपल दी, हाइट को फर्दर इंक्रीज करते जाओ या आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर लो, तो दैट इज अ प्रोग्रेशन। और रिग्रेशन क्या होगा, यूनिलेटरल से बायलेटरल की तरफ, सिंगल लेग से बायलेटरल लेग की तरफ आते हैं और हाइट की डिक्रीज करते हैं, हाइट ऑफ बॉक्स। वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग, अनइवन सरफेसेस के ऊपर जो ट्रेनिंग है, दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं इट हैज बीन शोन टू बेनिफिशियल इन एनहांसिंग प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी अनइवन सरफेस होगी उतनी प्रोप्रियोसेप्शन का इनपुट ज्यादा बेहतर आएगा। enabling neuromuscular adaptations to commence during the early stage of rehabilitation process। जिस तरीके से हमने फ्लेक्सिबिलिटी को फोकस किया था अर्ली स्टेजेस में, आपने न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और स्टेबिलिटी को भी अर्ली स्टेजेस में फोकस करना है, ठीक है। अब वो कहता है however the key consideration is whether this form of training, whether it should continue throughout the athlete's rehabilitation or not। अब की कंसिडरेशन फैक्टर क्या है इसमें कि ये जो ट्रेनिंग है अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग जो है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए या ये टाइम के बाद स्टॉप हो जानी चाहिए। वो कहते हैं इन द लेटर स्टेजेस व्हेन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फोर्स प्रोडक्शन एंड पावर आउटपुट आर रिक्वायर्ड, अनस्टेबल सरफेस विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन फोर्स एंड पावर आउटपुट। सेम जो मैं आपको एक कहानी सुनाई है किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी की, स्ट्रेचिंग्स की, कि जी अगर आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करोगे इन द लेटेस्ट फेजेस तो वो स्ट्रेचिंग डेट्रीमेंटल होगी, ठीक है, आपकी पावर आउटपुट को डिक्रीज कर देगी। इसी तरीके से अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग भी जितनी आप जल्दी अचीव कर लोगे वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन जहां पर लेटेस्ट स्टेजेस में आपको अनस्टेबल सरफेस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी पावर को कम कर देगी। जब हमें पावर की एक्चुअल जरूरत होगी तो वो पावर को कम कर देगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम लोग सिंपली आइसोमेट्रिक्स ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं। आप सबको पता है आइसोमेट्रिक्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, मसल सेटिंग्स हैं, ठीक है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स हैं, ठीक है। आप मसल सेटिंग से स्टार्ट करवाओ, आप मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स की तरफ ले जाओ, ठीक है। मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स से आप फिर कंसेंट्रिक्स की तरफ ले जाओ, ठीक है। कंसेंट्रिक से आप इसेंट्रिक्स की तरफ ले जाओ और इसेंट्रिक से आप प्लियोमेट्रिक ट्रेनिंग की तरफ ले जाओ। प्लियोमेट्रिक ट्रेनिंग दैट इज हाई इंटेंसिटी हाई वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड के ऊपर जो हाईएस्ट स्पीड हो उसके ऊपर जितनी भी ट्रेनिंग परफॉर्म कीजिएगी दैट इज अ प्लियोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है। एंड ये सबका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, आप सबको पता है। इसमें आप 3 सेट्स लगा सकते हो 10 रेपिटेशंस के और 5 to 10 सेकंड्स का होल्ड कर सकते हो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग में, ठीक है। ये उन्होंने फर्दर आपको बताया हुआ है कि मल्टीपल एंगल्स की तरफ इसको लेकर जाओ, फिर कंसेंट्रिक्स की तरफ लेकर जाओ और फिर आप इसेंट्रिक्स की तरफ लेकर जा सकते हो। अच्छा, वो कहता है कि इनिशियली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब आपने अब स्ट्रेंथ को बेहतर करना है, आपने ट्रेनिंग करनी है पावर की, स्ट्रेंथ की, एंड्योरेंस की। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर ट्रेनिंग में से सबसे पहले आपने किसको यूज करना है? तो उसने सबसे पहले कहा है कि आपने एंड्योरेंस बेस्ड प्रोग्राम यूज करना है, ठीक है, ट्रेनिंग में। रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज करने दैट इज अ एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल दिया हुआ है? 3 सेट होने चाहिए, ग्रेटर देन 15 रेपिटेशन होनी चाहिए और 40 to 60% ऑफ 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। आप सबको पता है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होता है? एक रेपिटेशन में मैक्सिमम जो आपके ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मसल्स जो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर ले उसको हम 1 रेपिटेशन मैक्सिमम कहते हैं। तो उस 1 रेपिटेशन मैक्सिमम का आपने 40 से 60%, लेट्स से मेरे बाइसेप्स या मेरे जो एल्बो फ्लेक्सर्स हैं अगर वो 20 kg वेट लिफ्ट कर लेते हैं, 1 रेपिटेशन परफॉर्म कर लेते हैं विद द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो दैट इज 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। और फिर मैं उसका 40 से 60% क्या निकालूं, दैट इज 8 to 12 kg,
ठीक है। अब 8 to 12 kg को मैंने यूज करना है ग्रेटर देन 15 रेपिटेशंस में और 3 सेट्स में, तो वो मेरी इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो जाएगी, सिंपल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा हो जाएंगे, 4 to 6 सेट्स हैं, 3 to 6 रेपिटेशन हो जाएंगी, और आपकी 85 से 95% हो जाएगी क्या, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपकी पावर ट्रेनिंग हो जाएगी। पावर ट्रेनिंग में सेट्स इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कम होंगे, 3 to 5 सेट्स होंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशंस भी कम हो जाएंगी 3 to 5, लेकिन जो आपकी 1 रेपिटेशन मैक्सिमम है वो भी आपकी कम हो जाएगी, दैट इज 75 से 85%, मतलब लेस देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट विल बी योर पावर ट्रेनिंग, मोर देन इंड्योरेंस ट्रेनिंग। पावर ट्रेनिंग आपने सबसे एंड में यूज करनी है, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड देन पावर ट्रेनिंग। और कहता है ग्रेजुअल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। ग्रेजुअल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है, देयर आर 3 प्राइमरी फेजेस ऑफ ग्रेजुअल एडेप्टेशन सिंड्रोम, मतलब जैसे आपने प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन की थी वैसे ही आपके ग्रेजुअल एडेप्टेशन सिंड्रोम डेवलप होता है। ये कोई ऐसा पैथोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल। सो 3 जो स्टेजेस हैं adaptation syndrome की, the one is initial response phase और the alarm phase, ठीक है। the second one is adaptive response phase and the last one is exhaustion phase और plateau phase। अब वो कहते हैं initial response और alarm phase क्या है, कि जब आप कोई न्यू स्टिमुलस इनपुट करते हो, ठीक है, तो आपके मसल्स उस न्यू स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। आप यही फोकस करो कि आप का एक टिश्यू इंजर्ड हो, अब वो टिश्यू इंजर्ड हो गया, उसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, वो रिहैबिलिटेट हो गई, उसकी रिहैबिलिटेशन हो गई, अब आप उसमें एडेप्टेशन लाना चाह रहे हो, तो जैसे ही आप उसके ऊपर पहला स्टिमुलस पुट करोगे, उसको स्टिमुलस दोगे, तो वो क्या करेगा, वो मसल उसके अगेंस्ट अपने आप को फटीग कर देगा, ठीक है। दैट इज द इनिशियल रिस्पांस फेज, अलार्मिंग फेज होगा ये उसके लिए, ठीक है। मसल अपनी कैपेबिलिटी को, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। अगर तो मेरे ऊपर ये स्टिमुलस आना है तो मुझे अपने आप को जल्द से जल्द मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द इनिशियल रिस्पांस एंड अलार्म फेज, ठीक है। हम इस फेज में 1 या 2 दफा स्टिमुलस देंगे। अगर इसी फेज में हम मल्टीपल टाइम स्टिमुलस दें एक ही इंटेंसिटी का, तो वो आपके इंजर्ड टिश्यू को दोबारा से री इंजर्ड कर देगा, ठीक है। सो 1 to 3 टाइम आपने स्टिमुलस देना है, ठीक है, और आपने फिर रेस्ट भी देनी है ताकि वो एडेप्टेशंस प्रोड्यूस हो सके। अब वो कहता है द एडेप्टिव रिस्पांस फेज, ये वो फेज है जिसमें आपके एडेप्टेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, आपका जो मसल है, आपका जो लिगामेंट है, जो भी सॉफ्ट टिश्यू है, वो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या कर लेगा, एडेप्टेशंस प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। एडेप्टेशन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, कि अब जब स्टिमुलस उसके ऊपर आएगा, लेट्स से उसके ऊपर हमने यहाँ इस फेज में लोड पुट किया 5 न्यूटन का, ठीक है, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का हमने पहली फेज में पुट किया, तो वो पहली फेज में तो उसके लिए क्या था, अलार्मिंग सिचुएशन थी कि मैं कहीं इंजर्ड ना हो जाऊं दोबारा, ठीक है, तो वो फौरन से क्या हो गया, टाइटनेस में चला गया, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन अलार्म फेज और रिस्पांस फेज। सेकंड क्या था, कि उसने उस अपने स्टिमुलस की वजह से क्या करना शुरू किया, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना शुरू किया, उसने नंबर ऑफ फाइबर्स को बेहतर करना शुरू किया, और उसकी एडेप्टेशंस प्रोड्यूस हो गई अगेंस्ट व्हिच दैट 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन लोड, ठीक है। अब वो जब भी 5 न्यूटन का लोड आएगा, वो क्या कर लेगा, उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा या उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दैट इज एन एडेप्टिव रिस्पांस फेज। जो लास्ट में है एग्जॉशन और प्लेटो फेज, अगर यही 5 न्यूटन का फोर्स कंटिन्यू रहेगा, आप इस 5 न्यूटन फोर्स को 6 न्यूटन पे या 7 न्यूटन पे या 8 न्यूटन पे या 10 न्यूटन पर नहीं लेकर जाओगे, तो एक चीज ऐसी आएगी कि मसल जो है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा अगेंस्ट दैट 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। समझ आई बात? सर उसको कम भी करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे, हमने उसको ज्यादा करना है, ज्यादा करना है। हम अगर 5 न्यूटन फोर्स को कंटिन्यू रखेंगे तो एक फेज आएगी कि आपका जो मसल होगा वो कंप्लीटली अडैप्ट हो जाएगा, दैट इज अ गुड थिंग, बेनिफिशियल थिंग। लेकिन अगर 5 न्यूटन से ज्यादा उसकी फोर्स आ गई तो क्या करेगा, मसल का तो क्लियर हो जाएगा,
मतलब फिर रप्चर हो जाएगा, फिर भी इंजरी हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई कॉल्ड एज एन एग्जॉस्शन फेज, ठीक है। यहाँ इस 5 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट आपका मसल एग्जॉस्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा की फोर्स को बेयर नहीं कर सकेगा, इसलिए वी हैव टू इंक्रीज द लोड डे बाय डे, ठीक है। जहां पर उसकी डेफिनेशन प्रोड्यूस होगी 5 न्यूटन के अगेंस्ट, आप उसको ले जाओ 6 न्यूटन पर, फिर आप उसको ले जाओ 7 न्यूटन पर, तो ये फेज नहीं आएगी फ्लैट से, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखोगे कि 5 न्यूटन ही रहना चाहिए, तो क्या आएगा, फ्लैट फेज आ जाएगा, ठीक है। इंजरी मैनेजमेंट सिंपल, टेबल में पेन, ठीक है। पेन के बाद आपके पास इन्फ्लेमेशन आएगी, इन्फ्लेमेशन के बाद आपके पास हीलिंग आएगी, हमेशा ऐसे ही होगा, कभी ऐसे नहीं होगा पेन हो, पेन के बाद हीलिंग हो जाए, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद हीलिंग होगी। आपने क्या करना है, रिस्टोरेशन करना है, रिस्टोर करना है नॉर्मल फंक्शन को, रेंज ऑफ मोशन पे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे इंप्रूव करेंगे, रिटर्न टू स्पोर्ट के लिए आप स्ट्रेंथ पे इंप्रूव करेंगे, एंड्योरेंस टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। और फिर आप पावर पे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। ये आपकी रिस्टोरेशन होगी और लास्ट में आपकी एरोबिक, ठीक है, आपके लिए ये है, ठीक है। दिस वन रेंज ऑफ मोशन, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ये सिंपली आपका फिनोमेना होगा कि इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई और उसके बाद हीलिंग होगी। That is the end of lecture number 10. सर मार्क्स बता बेटा वो ना मैं अपलोड कर देता हूँ। बेटा अपनी अटेंडेंस बोलिएगा सारे बच्चे। अहमद अफजाल, अहमद रजा, अहमद अफजाल, अहमद रजा प्रेजेंट है सर? अहमद अफजल प्रेजेंट। अहमद अफजाल, एहसन अफजल, अली हसन, अमरीन शफीक, Present. आमना, Present, sir. आमना अनवर, आमिना अनवर 1177 के साथ, Present. अमार नासिर, आमना अनवर 1244, आमना शफाकत अली, सर ये आईडी से लगी अभी आईडी अनम रशीद, अनीका आसिफ, अस्मा नूरीन, Present, sir. आतिफ इम्तियाज, आयशा हाशमी, आयशा खालिद, Present, sir. इस्मा फारूक, बिस्मतुल ज़हरा, दानिश ताहिरा, दानियाल हसन, लीशा अफजल, प्रेजेंट सर। जिनकी अटेंडेंस होगी वो चले जाएं। फिजा सलीम, फरनिशा खालिद, हाफिजा मोतिया तबस्सुम, Present, sir.
हसनैन अली, प्रेजेंट सर। इकरा शबीर, इकरा शौकत, प्रेजेंट सर। इज़ा अकबर, इज़ा अरशद, प्रेजेंट सर। जवेरिया तबस्सुम, खुशबू, प्रेजेंट सर। किंजा सलीम, प्रेजेंट सर। महनूर अरशद, महनूर शाफी, मनाहिल सरफराज, प्रेजेंट। जी महमूद। ठीक है, मैंने आपकी यहाँ से अटेंडेंस देख ली बेटा। मरियम फरागत, ठीक है बेटा। मोमना आबिद, मोहम्मद अब्दुल्ला माजिद, मोहम्मद दोमाल याकत, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहीर नजीब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर, मोहम्मद जमान, प्रेजेंट सर। नबिया शहजाद, नबिया की दो दफा ही हुई, नबिया शहजाद, नबिया है या नबिया सर मेरी अटेंडेंस रह गई है। कौन है? अनीका। जी सर। मेरा कनेक्शन कब ज्वाइन किए? सर मैंने काफी देर पहले ज्वाइन किया था। ये 5 वो चल ही रहा था। अच्छा, हो जाती है। नूरुल हुदा, अभी नूरुल है, रमला नासिर, रीम यासीन, प्रेजेंट सर। रोहमा किरण, सबा शेख, सादिया तहरीम अलवी, समीमा सईद, प्रेजेंट सर। सर सादिया प्रेजेंट है। समरा असलम, सना फिरोज, प्रेजेंट सर। सानिया परवेज, सरोश नूर, सीमल शफीक, सहरिश अशरफ, शांत सलीम, सिदरा जमशेद, सोहा असगर, प्रेजेंट। सुहेब लियाकत, प्रेजेंट सर। सैयद मजहर मेहदी,
सैयदा फायदा रिजवी। ठीक है बेटा, जा सकते हो। सर मेरा नेम कॉल नहीं हुआ। सर अहमद रजा। अहमद रजा बेटा, सबका नेम कॉल हुआ है। तो वो मुझे पता नहीं चला था। सर मेरा नेम सर मेरी अटेंडेंस लगी। मकरूर बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई। और सर आपकी स्क्रीन भी बंद हो गई है। सर मेरी सर अली attendance हसन की लगी है। अटेंडेंस नहीं लगी। हाँ जी, अब बताओ। सर अली हसन। जी जी सोना बेटा, आपकी अटेंडेंस लग गई है बेटा। सर मेरी नहीं लगी, अली हसन नेम कॉल नहीं हुआ मेरा। बेटा आपकी अटेंडेंस कॉल हुई है, आपका नेम चौथे नंबर पर है, सबकी कॉल हुई है, आपने अभी ज्वाइन किया है। यार नेक्स्ट आप टाइम रिकॉर्डिंग देख ले। बेटा मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, जब मैंने नेम कॉल किया आप नहीं थे तब शायद, या आपने कहीं मसरूफ थे। सर मैं बिजी नहीं था, मुझे पता नहीं चला होगा, मैं स्टार्ट से क्लास में हूँ। ठीक है, ठीक है। सर मेरी लगी है। जी सोहा बेटा, लग गई है। सर मेरी नबिया। सर मेरी भी। रमला। रमला बेटा, लग गई है अटेंडेंस। सर मेरी भी चेक कर लें। सर बात सर सुने। मेरी लग गई सादिया। सादिया की हो गई है अटेंडेंस। अनीता से सर फातिमा की हो मेरी गई। नबिया। नबिया आपकी एक मिनट। नबिया आपकी भी हो गई है। सर मेरी हो गई है सादिया। जी बेटा, सादिया बेटा जी हो सर। गई है। जी ठीक है सर। सर जी रमला बेटा। सर कल कल आपकी काउंसलिंग आवर्स क्या है? मैंने आपको मेल की थी, बट मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं आ नहीं सकी। मैं आपको ना मेल कर दूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली कर लेना प्रिपेयर, ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने मेरी अटेंडेंस का नहीं बताया। नबिया बेटा, मैंने बता दिया है, आपकी लग गई है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बच्चों, जा सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।